इस चैप्टर का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे जनरली हम लोगों का प्रैक्टिकल सम्स आता है। मतलब हम लोगों को एक टेबल दे देता है और उससे 5 क्वेश्चन देता है, 2 मार्क्स ईच रहता है, और हम लोग को वो 10 मार्क्स का इस चैप्टर से कंपल्सरीली आता है। बट हम लोगों को वो टेबल सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका इंग्लिश समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली सम मतलब जो क्वेश्चन है वो बोलना क्या चाहता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि ये कैलकुलेटर के बिना करना पड़ता है, तो हमारा कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब भी ये चैप्टर घर पे प्रैक्टिस करो तो बिना कैलकुलेटर के करो, तभी कैलकुलेशन हम लोग का फास्ट होगा। बट कभी कभी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कहीं पे इससे थ्योरी भी डाल दिया है, एमसीक्यू भी डाल देता है। तो वहां पे इसके लिए कुछ थोड़ा सा बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। तो ग्राफ और डायग्राम का डिफरेंस क्या है, बहुत क्लियर है। ग्राफ हम लोग का मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है। जिस तरह हम लोग मैथ्स जब करते थे क्लास 10 तक, तो हम लोग कोई ग्राफ पेपर देता था, एक्स और वाई का वैल्यू देता था, और वो हम लोग पुट करते थे। बट डायग्राम में हम लोग जान सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता एक डायग्राम में। एक डायग्राम सिर्फ एक डायग्राम होता है, उसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है। ग्राफ हम लोग का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के काम आता है, डायग्राम से कोई भी चीज एनालिसिस नहीं किया जा सकता। उसके बाद ग्राफ हम लोग का कंसीडर होता है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है या फिर टाइम सीरीज निकालना है। ये दो चैप्टर स्टैट्स का सब्जेक्ट है, तो हम इतना अंदर नहीं घुस रहे हैं। बट डायग्राम ये काम नहीं कर सकता या फिर हार्डली कर सकता है, बहुत कम चांस है कि डायग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम सीरीज में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। क्लास लिमिट क्या होता है? क्लास लिमिट होता है हम लोगों का, अगर हम लोग को दिया हुआ है, अगर हम लोगों को दिया हुआ है से ऐसे डेटा दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसमें हम लोग का क्लास लिमिट क्या है? इसके केस में है 20 और इसके केस में है 30। जिसके बीच में हम लोग को लिमिट दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो हम लोग मार्क्स को एक रेंज के अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो 20 से 30 आया, सोचो 5 बच्चों का मार्क्स। 30 से 40 के बीच में है 7 बच्चों का मार्क्स, और 40 से 50 का है 2 बच्चों का मार्क्स। तो ये जो हम लोग किए हैं, इसमें ये जो छोटा वाला है दैट इज लोअर लिमिट, और जो 30 है वो अपर लिमिट। इसमें ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो इसी तरह बोला है क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ क्लासेस इनटू व्हिच डेटा आर क्लासिफाइड। ये दो तरीके का होता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है ये 20 to 30 इज द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कह रहे हैं 20 से 30, ये जो हम लोग इस तरह बोलते हैं 20 to 30, 30 to 40, ये हम लोग एक एक क्लास इंटरवल को बता रहे हैं। इसलिए द ग्रुप, इसलिए ग्रुप है पूरा 20 to 30 इज अ क्लास इंटरवल। तो द ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय टू लिमिट कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो इसके अंदर हम लोग का दो लिमिट होता है। क्लास लिमिट अकेला होता है, या तो ये है एक क्लास लिमिट, ये है एक क्लास लिमिट, ये है लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। पर दोनों को एक साथ अगर हम लोग बोले 20 to 30, एक ग्रुप बनाकर बोले 20 to 30, देन इट इज क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू क्या होता है? दोनों को डिवाइड कर दो, लाइक 20 + 30/2, मतलब 25। तो ये है हम लोग का मिड वैल्यू, 25 इज द मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ध्यान से समझो क्या होता है। अगर सोचो मेरे को कुछ डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, इस तरह मेरे को बहुत सारा डेटा दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स। एक्स मेरा कितना है? 2, 3, 4, 5, इतना ही है डिफरेंट नंबर। और एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, टू कितनी बार है मेरे डेटा में? 1, 2, 2 बार है 2, देन फ्रीक्वेंसी इज 2। 3 कितनी बार है? 1,
2, देन फ्रीक्वेंसी इज 2. 4 कितनी बार है? एक बार, तो हम लिखेंगे 1. 5 कितनी बार है? 2 बार, तो हम लिखेंगे 2. तो एक मेरे पास जो डेटा है उसमें एक ही नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. उसके बाद है इंक्लूसिव डेटा. इंक्लूसिव डेटा क्या होता है? अगर हमारा डेटा ऐसे दिया हुआ है, ये इस तरह अगर डेटा दिया हुआ है तो ये मेरा इंक्लूसिव डेटा है. याद रहे ये मेरा इंक्लूसिव डेटा है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. इससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है? अगर 29.5 को पुट करना है तो किसके अंदर करेंगे? ये 29 तक ही लेना है. इस रेंज में हम लोग को 29 तक ही लेना है, और यहाँ पे 30 है, तो 29.5 को कहाँ लेंगे? तो इंक्लूसिव सीरीज में डेसिमल नंबर के लिए कोई जगह नहीं होता है. जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसे दे देगा और पूछेगा ये कौन सा सीरीज है. वो लोग पूछ सकता है कि द सीरीज विच एक्सक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शन डेटा. ऐसा कौन सा सीरीज होता है जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है? डेसिमल और फ्रैक्शन के लिए जिसमें कोई जगह नहीं होता है वो इंक्लूसिव सीरीज होता है, इंक्लूसिव डेटा होता है. इंक्लूसिव में डेसिमल के लिए कोई जगह नहीं होता है. जैसे कि हाइट, वेट, ये सब, हाइट, वेट, ये सब डेसिमल में होता है, तो इसका कोई भी जगह इंक्लूसिव डेटा में नहीं होता है. याद रहे. और ये क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब 20 to 30, 30 to 40, जिसमें ये रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव. इसको हम लोग कह देंगे एक्सक्लूसिव. इसमें डेसिमल के लिए जगह होता है. इसमें अगर 29.5 डालना है तो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे. इसमें 29.5 है. तो इस तरह हम ये एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक्सप्लेन हम मुंह से कर दिए हैं. फिर टेबल. टेबल का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है, बहुत बार हम लोग को नेट के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा टेबल से क्वेश्चन. तो टेबल को जस्ट एक बार पढ़ेंगे, लर्न हो जाएगा. ऐसे बैठ के ऐसा सच कुछ लर्न नहीं करना है, पर कॉपी में रहेगा तो हम लोग के दिमाग में भी रहेगा. टेबल का टोटल कितना पार्ट्स होता है? टेबल का टोटल 8 पार्ट्स होता है. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एक टेबल का कितना पार्ट होता है. एक टेबल का 8 पार्ट्स होता है. पहला होता है हेडिंग और टाइटल, जो नाम होता है हमारे टेबल का. जैसे अगर पॉपुलेशन टेबल है तो टेबल का नाम क्या है? पॉपुलेशन. हेड नोट क्या होता है? हेड नोट होता है जो हम लोग ब्रैकेट में दिया रहता है. जैसे कि बहुत बार ऐसे दिया हुआ रहता है, टेबल का नाम है पॉपुलेशन और बगल में लिखा रहता है इन क्रोर्स, और फिगर सिर्फ दिया रहता है 89, 90. वो लोग बहुत सारे जीरोस का यूज नहीं करते, सिर्फ 89, 90 लिखते हैं और ऊपर ब्रैकेट में लिख देते हैं इन क्रोर्स. तो अगर इन क्रोर्स लिख रहे हैं तो फिर ये क्या है? ये तो कोई टाइटल नहीं है. टाइटल तो पॉपुलेशन है. तो ये क्या है? ये हम लोग का हेड नोट है, जो हम लोग बगल में ब्रैकेट में, जैसे अकाउंट्स का बुक जनरली देखते हैं तो रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ होता है. तो ये जो इस तरीके से कुछ भी चीज डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, जैसे लिख दिया केजी, ये जो सारा फिगर है वो केजी में है. तो जो भी चीज ब्रैकेट में अलग से दिया हुआ रहता है, विच इज नॉट टाइटल, विच इज नॉट, मतलब जो टाइटल है ही नहीं, पर ब्रैकेट में दिया रहता है टेबल से रिलेटेड कुछ बात, उसे हम लोग कहते हैं हेड नोट. तो हम क्लियर लिख दिए, इट इज सप्लीमेंट टू द टाइटल. इट इज यूजुअली एनलिस्टेड इन ब्रैकेट्स. एग्जांपल, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, usually expressed in note as in kilometer, in crore, in rupees, etc. उसके बाद है कॉलम एंड रोज. कॉलम होता है जो वर्टिकल होता है. तुम लोगों को लगेगा हम ये सब बात क्यों बता रहे हैं, एमसीक्यू में ये सब बात भी पूछता है और हम लोग वहां पे तुरंत में टिक नहीं लगाते, क्योंकि पता है पढ़कर नहीं आए, तो इसलिए चाइल्डिश है बट स्टिल बता रहे हैं. ये है कॉलम, जो हम लोग का वर्टिकल होता है. वर्टिकल मीन्स दिस, हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस. तो ये हम लोग का वर्टिकल है और ये कॉलम है. रो कौन सा है? ये 1, 2, 3, 4, 5.
ये रो है, मतलब जो इधर पे गिवन होता है दैट इज रो, और जो इधर पे गिवन होता है दैट इज कॉलम। तो कॉलम हम लोग का वर्टिकल अरेंजमेंट में होता है, रोज हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो कैप्शन क्या होता है? कैप्शन होता है जो हम लोग अगर एक टेबल दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर हम लोगों को जो चीज, यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ अगर लिखा हुआ है हमारा कुछ, तो वो है कैप्शन। टेबल के बाहर लिखा हुआ है दैट इज पॉपुलेशन, ये हमारा क्या है? हेडिंग, मतलब टाइटल। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है दैट इज हेड नोट। अगर इधर कुछ लिखा हुआ है, अगर ईयर लिखा हुआ है 1998, 1999, तो दैट इज कैप्शन। और इधर कुछ लिखा हुआ है जैसे पी क्यू आर, तो ये है स्टब। मतलब कैप्शन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और स्टब रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कॉलम कितना है? 2, रो कितना है? 3। बॉडी, बॉडी तो है जो बीच में मेन सारा डेटा हम लोग का रहेगा, 8, 9, 3, 2, 9, 10, दिस इज बॉडी। ये बॉडी है जिसे मेन डेटा कहते हैं। फुट नोट क्या है? फुट नोट टेबल के नीचे लिखा हुआ रहता है कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन। और सोर्स नोट है, अगर हमारा सेकेंडरी डेटा होगा तो ही हम सोर्स नोट लिखेंगे। तो याद रहे, ऐसा एमसीक्यू कभी पूछा है कि सोर्स नोट कब यूज होता है? in the presence of primary data, secondary data, both, none। तो याद रहे, सोर्स नोट हम लोग यूज करते हैं जब सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद कुछ बैंक में जाके पता नहीं किए हैं कि बैंक का रेवेन्यू 10 साल से कितना है, हम लोग इंटरनेट से ही निकाल लिए हैं, या फिर एक जर्नल था हम लोग के पास, उससे हम लोग निकालिए। जर्नल मीन्स बुक, बुक पीरियोडिकल्स, ये सब भी बैंक्स का आता है। उससे हम लोग डेटा निकाल लिए हैं कि बैंक के 10 साल का रेवेन्यू कितना है। से आईसीआईसीआई बैंक, उसका 10 साल का रेवेन्यू कितना है। ये अगर जर्नल से, न्यूज़पेपर से या पीरियोडिकल से निकाले हैं या इंटरनेट से निकाले हैं, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। और खुद बैंक जाकर पूछे हैं कि आपका 10 साल का रेवेन्यू कितना था, दैट इज प्राइमरी डेटा। तो अगर हम लोग का सेकेंडरी डेटा था तो हम लोग को वो कहाँ से मिला? अगर वो हमें जर्नल से मिला है तो नीचे हम लोगों को यहाँ पर नाम लिख के देना होगा कि ये हम लोग कलेक्ट किए हैं एबीसी जर्नल से। ऐसा वहां पे हम लोग को इंफॉर्मेशन देना होगा कि ये डेटा हम लोग कहाँ से निकाले हैं। ये डेटा हम लोग एक जर्नल से निकाले हैं जिसका नाम ये है, और ये जर्नल इन द ईयर 1982 में पब्लिश हुआ था। ऐसा कुछ भी हम लोग लिखेंगे। इसके ऊपर होता है फुट नोट, नीचे होता है सोर्स। तो याद रहे, फुट नोट ऊपर होता है, सोर्स नोट उसके नीचे होता है। फिर होता है टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल कितने टाइप का होता है? सिंपल टेबल, जिसमें सोचो सिर्फ स्टूडेंट्स का मार्क्स है और हम लोग एवरेज निकाल लिए कि क्लास में कैसा रिजल्ट हुआ है, तो एक ही चीज है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, इट इज सिंपल टेबल जिसमें एक ही एट्रीब्यूट है। कॉम्प्लेक्स टेबल होता है जिसमें एक से ज्यादा चीज होता है, जैसे कि मेल के बारे में भी है, फीमेल के बारे में भी है। मेरे को अगर सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ स्मोकर्स इन कोलकाता, तो हमको सिर्फ मेल का निकालना है, देन इट इज सिंपल टेबल। अगर मेरे को मेल और फीमेल का अलग से निकालना है, देन इट इज टू वे टेबल। और अगर मेरे को मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों का स्मोकिंग हैबिट जानना है, देन इट इज थ्री वे टेबल। और 3 से भी ज्यादा है तो मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं उसे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स यूज्ड इन टेबल। 3 तरीके का एग्जाम में हम लोग को टेबल मिलेगा, कुछ परसेंटेज में रहेगा, कुछ रेशियो में रहेगा और कुछ एवरेज में रहेगा। तो हम लोग 3 टाइप के टेबल को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद है, इसके बाद बोल रहा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ सिंपली जो अपने बचपन में ग्राफ पेपर पे करते थे, ऐसा करके ग्राफ पेपर होता था, ये उसी ग्राफ पेपर का बात हो रहा है। ग्रीन कलर का पेपर होता था, एक एक वो हम लोग का जो बॉक्स होता था वो स्क्वायर शेप का होता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, किसी ईयर में आया है कि जो ग्राफ पेपर के अंदर बॉक्स होता है वो किस शेप का होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कुछ भी।
तो उसमें याद रहे टिक देना है स्क्वायर। हर एक ग्राफ पेपर में स्क्वायर बॉक्स होता है। देखो नेट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉनसेंस क्वेश्चन हो या सेंसिबल क्वेश्चन हो, इसलिए सब कुछ समझ कर जाना है। तो ये स्पेशल पेपर होता है जिसे हम लोग ग्राफ कहते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, वर्टिकल भी, मींस हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी। दो स्ट्रेट लाइन होता है राइट एंगल पे। क्यों राइट एंगल हमें पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट एंगल होता है जिसमें 90 डिग्री पे हम लोगों का ये होता है, और ये पूरा हमारा 360 डिग्री फॉर्म कर लेता है। तो 90 डिग्री, 360 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 डिग्री, ये सारा बात मैं बोल दे रही हूँ, याद रखना, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इंटरसेक्ट करता है, मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। ग्राफ हम लोगों का चार चार क्वाड्रेंट में पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक क्वेश्चन आया है किसी ईयर में जिसमें कहा गया था नेगेटिव क्वाड्रेंट का नंबर कितना है, दैट इज 3, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव है उस वो क्वाड्रेंट है 3। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल के लिए लिखवा दिए हैं, नेगेटिव क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 3, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 1। तो ये याद रहे, नेगेटिव पॉजिटिव अगर लिखा है तो वो 2 है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है तो वो 4 है। पहले वाला हमेशा x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है। वो हम लिखे नहीं है, अपना लिखना है तो लिख लो, ये x के लिए, ये y के लिए, ये भी x के लिए, y के लिए। पहला वाला हमेशा फॉर x है। इसके बाद बोल रहा है बार डायग्राम। बार डायग्राम में याद रखना है, इक्वी डिस्टेंस रेक्टेंगल इज द मोस्ट कोर एट्रीब्यूट ऑफ बार डायग्राम। इक्वी डिस्टेंट मतलब मेरा डायग्राम में एग्जैक्टली शायद हम इक्वी डिस्टेंस मेंटेन ना किए हो, बट हम समझा देते हैं। ये जो एक बार से दूसरे बार का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब एक बार और दूसरे बार के बीच में जो जगह होता है वो सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पेस इज रिक्वायर्ड मीन्स ये जो बार का विड्थ होता है ये हम लोगों का सेम होना चाहिए। मतलब ये जो बार, ये मेरा थोड़ा मोटा बन गया है उसके बाद वाला पतला बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के बीच में इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए और यूनिफॉर्म स्पेस होना चाहिए। ये हम लोग का दो तरीके का होता है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, मीन्स इस तरह है, ठीक है। एंड इंडेक्स शो सम कलर्स शेड्स एक्सेट्रा, ये हम लोग का कलर में भी आता है। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, पहला है सिंपल बार डायग्राम, ये सब सिंपल बार डायग्राम है जहाँ पे सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर का और रेनफॉल का, एग्रीकल्चर और रेनफॉल, तो इसमें अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छे से एग्रीकल्चर होगा। तो रेनफॉल क्या है मेरा, रेनफॉल अच्छे से होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। मतलब रेनफॉल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्रीकल्चर अच्छे से होगा या नहीं होगा उससे रेनफॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रहे, सिंपल बार डायग्राम में एक ही इंडिपेंडेंट होता है, एक ही डिपेंडेंट होता है। हैविंग इक्वल विथ का मतलब अभी समझा है, एक एक बार का जो विथ है वो इक्वल होना चाहिए, बट डिफरेंट हाइट, हाइट तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है, मेरा यहाँ पे रेंज मार्क किया हुआ है तो हाइट डिफरेंट हो सकता है बट विथ सेम होना चाहिए। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन 10 इयर्स, तो ये अगर पहला साल है तो इतने स्टूडेंट थे, दूसरे साल में स्टूडेंट बढ़ गया, ठीक है, इस तरह करके ये बनाया हुआ रहता है। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें फैकल्टी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक बार इसके ऊपर डिवीजन है फिर इसके ऊपर डिवीजन है, तो हम लोग कहते हैं उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये परसेंटेज फॉर्म में भी होता है, मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रख लो। पूछता है क्या बार डायग्राम परसेंटेज में भी हो सकता है, मतलब बार डायग्राम कितने टाइप का होता है, सिंपल, परसेंटेज, मल्टीपल या नन या ऑल। तो हम लोग वहां पे ऑल में टिक लगाएंगे। इस तरह परसेंटेज भी होता है।
फिर है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है और बार डायग्राम में? जनरली लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है। बार डायग्राम और हिस्टो डायग्राम दिखता एक जैसा है, बट बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। कैसा? हिस्टोग्राम सिर्फ वर्टिकल होता है, पर बार डायग्राम वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो बार डायग्राम इज ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, but histogram is only one of a kind, that is vertical. Histogram can never be horizontal, इसलिए इसको अंडरलाइन भी किए हैं। दूसरा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वर्ड हमें बार डायग्राम में नहीं मिला था, बट यहाँ मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, अगर हमारा बार डायग्राम है तो वो ऐसा होता है, ठीक है। और हिस्टोग्राम जो होता है उसमें इसके अंदर भी डिवीजन होता है कि एक सिटी के अंदर इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ, मतलब ये कैसे एक्सप्लेन करता है डायग्राम को। एक सिटी के अंदर 100 लोग हैं, सोचो ये मेरा ग्राफ लाइन है, तो यहाँ पे 100 पीपल आया था। एक सिटी में 100 पीपल है, उसमें 10% मुस्लिम है, 50% हिंदू है और 40% अदर्स हैं। तो जो इसके अंदर भी सेग्रीगेशन दे देता है, इसके अंदर भी प्रोपोर्शन दे देता है, ये सिर्फ हिस्टोग्राम में होता है। मतलब टोटल एक सिटी में 100 लोग हैं और बाकी अलग अलग रिलीजियन को भी डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। ऐसा बार डायग्राम में नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस, इसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, इसमें प्रोपोर्शन होता है। दूसरा डिफरेंस, इसमें एक बार और दूसरे बार के बीच में इक्वी डिस्टेंस होता है। हिस्टोग्राम में कोई इक्वी डिस्टेंस नहीं होता, ये हम लोगों का एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। इसमें बीच में एक बार और दूसरे बार के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो अभी तक कितना डिफरेंस मिला? पहला, ये दो टाइप का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हिस्टोग्राम सिर्फ वर्टिकल होता है। दूसरा डिफरेंस, इसमें हम लोग का प्रोपोर्शन नहीं होता, इसमें हिस्टोग्राम में हमारा प्रोपोर्शन होता है। तीसरा डिफरेंस, इसमें इक्वी डिस्टेंस होता है एक बार से दूसरे बार में, इसमें कोई इक्वी डिस्टेंस नहीं होता, ये अटैच रहता है। तो बेसिकली ये हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अगर हम लोग हिस्टोग्राम के मिड पोर्शन को लेकर सिंपली जोड़ दें इस तरह, तो हम लोग बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। बस इस तरह जोड़ देंगे, नाम दे देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या हेल्प, ये क्या क्या जरूरत था? ये हम लोग का क्लियरली लाइन देखने से समझ में आता है कि पहले बढ़ा फिर गिरा, फिर बढ़ा फिर गिरा फिर बढ़ा। तो ये थोड़ा लाइन डायग्राम, लाइन ग्राफ का भी इफेक्ट डाल देता है, और बार भी रहता है, प्रोपोर्शन भी रहता है, तो ज्यादा सुइटेबल दिखता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? इसे ओजाइव कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। इसे डिटेल में जाके मत पढ़ो, ये डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है। ओजाइव का जस्ट दूसरा नाम याद रखो, इसका दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इससे ज्यादा ओजाइव रिलेटेड नहीं जानना है। यहाँ तक हम लोग का थ्योरी ओवर हो गया। अगर एमसीक्यू आता है तो मैक्सिमम इसी क्वेश्चन से पूछता है, मतलब इतने ही पोर्शन से पूछता है। इससे ज्यादा इससे थ्योरी और कुछ नहीं आ सकता है। इससे अल्टीमेटली 90% चांस होता है सम आने का। तो हम आज सम समझा रहे हैं, घर पे वो अनलिमिटेड प्रैक्टिस करना है। जो जो टेबल घर पे ना बने ग्रुप में सेंड कर देना है, या मेरे को इंडिविजुअली सेंड करो, हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ही क्लास में। तो पर प्रैक्टिस करना तुम लोग के हाथ में है, करना है। मैक्सिमम 50 टेबल सॉल्व करो, हम 50 टेबल डील कर देंगे। एफर्ट तुम लोग के हाथ में है। ये एक पाई चार्ट है, हम बोले थे परसेंट से भी क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो से भी पूछेगा, एवरेज से भी पूछेगा। तो हम लोग पहले एक परसेंट के टेबल को, ये टेबल नहीं है, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट भी हमारे सिलेबस में है, पर हम एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि पाई चार्ट से एमसीक्यू पूछेगा नहीं। तो ये है एक पाई चार्ट। इसमें बोला है 23% हम फूड में खर्च कर देते हैं, 10% क्लोथिंग में खर्च करते हैं, 15% अपना हाउसिंग पे खर्च करते हैं, 12% एडुकेशन में, 5%
ट्रांसपोर्ट में और 20% अदर्स में कोई भी छोटा मोटा खर्च कर देते हैं, 15% हम लोग सेव करते हैं। तो हम नेक्स्ट दिए हैं, ये क्या है क्लियरली हम समझाए हैं। ये हम लोग का, ध्यान से देखो, मेरा आंसर है वहां पे, तुम लोग को ये सॉल्व करना है। ये पाई चार्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग 1998। जो ईयर है 1998, उसमें एक फैमिली कितना परसेंट किस किस चीजों में खर्च कर देता है। तो इससे 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, एक टेबल देगा या एक पाई चार्ट देगा, उससे 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि 4 और 6 पूछ रहा है, 5 ही क्वेश्चन पूछेगा फॉर 10 मार्क्स। If the total amount spent during the year 1998 rupees 46,000, अगर एक फैमिली 46,000 रुपीज एक साल में खर्च कर देता है, तो वो फूड के ऊपर कितना रुपया खर्च किया है। इस क्वेश्चन 2 में बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज 46,000, अगर हम टोटल खर्च करते हैं एक साल में 46,000, तो हम क्लोथिंग और हाउसिंग में कितना खर्च करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, क्लोथिंग का परसेंट कितना है, दैट इज 10%, और हाउसिंग का परसेंट कितना है, 15%। तो हम 25% 46,000 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरा इस तरह आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है, इफ द रेशियो, मैम नंबर 2 को अगर हम 3 में हम लोग को बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंट ऑन एडुकेशन वाज, हम लोग हाउसिंग में जितना खर्च कर रहे हैं और एडुकेशन में जितना खर्च कर रहे हैं, दोनों का रेशियो कितना होगा। तो ये बैठकर एक्सपेंस निकालने नहीं बैठेंगे। हाउसिंग का परसेंटेज कितना है, 15, एडुकेशन का परसेंटेज कितना है, 12, 15 तो 15:12 का रेशियो कर लेंगे। दैट 15 इज 15:12, दैट इज 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Can you explain third one once? यहाँ क्वेश्चन 3 में हम लोग को बोल रहा है कि हाउसिंग का और एडुकेशन का रेशियो कितना आएगा, स्पेंड जो किए हैं उसका रेशियो कितना आएगा। तो हाउसिंग का हम लोगों का परसेंटेज कितना है, 15% है, एंड एडुकेशन का परसेंट कितना है, 12% है। तो 15:12, इच टू क्यू रेशियो बोल रहा है, इसलिए 15:12 ये हाउसिंग का खर्च है और ये एडुकेशन का खर्च है। इसमें बोल रहा है, ग्राफ शोज दैट मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड ऑन, हम लोग मैक्सिमम अमाउंट किस पे स्पेंड कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा परसेंट है, सबसे ज्यादा रुपया हम लोग उसी पे खर्च कर रहे होंगे, दैट इज फूड 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the total expenditure of the family for the year 1998 was 46,000, the family saved during the year, family save कितना करता होगा। हम लोगों को क्लियरली सेविंग का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज 15%। तो टोटल जो 46,000 है उसमें 15% हम लोग सेव कर लेते हैं, दैट इज 6,900। तो इस तरह 5 क्वेश्चन हम लोगों से पाई चार्ट से पूछा। अब ये आता है हम लोगों का, ये एक दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगेन 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये आराम से पहले कॉपी कर लो। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ फिल्म watching habits of people living in 5 cities PQRSNT is summarizes below in a table। नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें फिल्म वॉचिंग हैबिट लोगों का दिया हुआ है, 5 सिटी के लोगों का दिया हुआ है, सिटी का नाम है PQRSNT। जो कॉलम है, अब हम लोग को क्लियर है कॉलम किसको कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 मीन्स
दिस कॉलम, उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। The column 1 in the table gives percentage of film watchers in each city who see only one film in a week. इसमें जो हम लोग को पहला कॉलम दिया हुआ है, इसमें ये सब परसेंट में दिया हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें जितना भी परसेंट है वो लोग एक वीक में एक ही मूवी देखते हैं, एक वीक में एक ही मूवी देखते हैं। The column 2 gives the total number of film watcher. जो column 2 है उसमें परसेंट नहीं है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फिल्म वॉचर है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल है who see 2 और more film per week. जो लोग एक वीक में 2 या 2 से ज्यादा मूवी देखते हैं। तो हम एक बार फिर समझा दे रहे हैं, 5 सिटी है, जो कॉलम 1 है वो परसेंट में है, जो कॉलम 2 है उसमें टोटल नंबर है, परसेंट नहीं है। और इसमें जो लोगों का परसेंट है वो लोग एक वीक में एक ही मूवी देखते हैं, और कॉलम 2 में है एक वीक में 2 या 2 से ज्यादा मूवी देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फिल्म वॉचर्स इन सिटी आर, याद रहे इन सिटी आर, सी ओनली वन फिल्म इन अ वीक, कितने लोग आर सिटी में सिर्फ एक ही मूवी देखते हैं। तुम लोग के पास ये डेटा परसेंट में है 85%, तो नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, ये अगर है एक फिल्म देखने का परसेंटेज, तो यहाँ पे होगा 2 फिल्म देखने का परसेंटेज। तो अगर यहाँ 60% लोग एक फिल्म देखते हैं एक वीक में, तो 40% लोग 2 फिल्म देखते होंगे। तो यहाँ अगर 85% लोग देखता है एक फिल्म, तो 15% देखेगा 2 फिल्म, तो 24,000 है मेरा 15%। तो इसको ऐसे करेंगे, 24,000 है मेरा 15%, तो पूरा टोटल कितना आएगा? इसको इस तरह समझ नहीं आता है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यूनिटरी मेथड जो अपने बचपन में करते थे, अगर 15% लोग 24,000, अगर 15% में आता है 24,000 लोग, तो 1% में कितना आएगा? इतना। और 100% में कितना आएगा? इतना। तो टोटल लोग कितने हैं आर सिटी में? आर सिटी के टोटल लोग हैं 1,60,000। टोटल लोग आर में कितना रहते हैं? 1,60,000। उसमें 85% लोग एक मूवी देखते हैं, दैट इज 1,36,000। ये अंडरस्टूड है? नहीं मैम, समझ में नहीं आया। देखो, ये यूनिटरी मेथड है, इसमें बोल रहा है कि इतने लोग एक वीक में एक मूवी देखते हैं और इतने लोग एक वीक में 2 मूवी देखते हैं, पर ये एक ही सिटी का बात हो रहा है। सोचो हम लोग पी का बात कर रहे हैं, तो पी में 60% लोग एक मूवी देखते हैं, तो 40% लोग 2 मूवी देखते होंगे। तो इसका परसेंट कितना आ जाएगा? जो इस, अगर ये 60 है तो ये 40% होगा, ये 20 है तो ये 80% होगा, ये 85 है Yes, तो ma'am. ये 15% होगा। तो अगर 24, हमको चाहिए आर में टोटल कितने लोग रहते हैं, तब तो हम उसके 85 करेंगे। आर जो सिटी है उसमें टोटल कितने लोग रहते हैं, तो 15% लोग 24,000 था, तो 100% लोग कितना होगा? ये यूनिटरी करते हैं, 15 लोग, 15% अगर 24,000 है तो 1% कितना होगा? डिवाइड करते हैं हम लोग, हाँ। कम हो जाएगा। और 100 कितना होगा? इंटू 100, दैट इज 200. 1,60,000। तो आर में टोटल रहते कितने लोग हैं? 1,60,000 लोग रहते हैं, उसका 85% लोग एक ही फिल्म देखता है एक वीक में, दैट इज 1,36,000। Yes, ma'am. Okay. Question 2. Question 2 is, which city has the highest number of film watcher who see only one film in a week? कौन सा सिटी है, मतलब पांचों में कौन सा सिटी है जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर रहते, सॉरी हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर रहते हैं?
जो एक ही फिल्म देखते हैं। तो इसमें कितना लोग एक ही फिल्म देख रहा था, नंबर निकालना है, परसेंट नहीं। सबसे ज्यादा लोग किसमें एक मूवी देख रहे थे, इसका हम लोग के पास है 8। 1,36,000। ऐसे ही सबका निकालो, सब में कितना नंबर आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आएगा, हाईएस्ट नंबर, वो वाला सिटी में एक फिल्म देखने वाले लोग सबसे ज्यादा है। हम ऐसे परसेंट लिख दिए हैं, तुम लोग इसको डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 लिखना, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो पी में टोटल रहते हैं 60,000 लोग, उसमें 60% लोग एक ही मूवी देखते हैं एक वीक में, मतलब 36,000। ऐसा जितना ऑप्शन है उतने का ही करेंगे, क्यू का निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में से हाईएस्ट चाहिए, PRST में। तो आर में, आर का कितना है वो तो अपने निकाल ही लिए थे। एस का कितना है 27,000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, दैट इज 60,000, उसका 55% इतना। तो हाईएस्ट किस में रह रहे हैं, टी में। टी सिटी में एक मूवी देखने वाले एक वीक में सबसे ज्यादा लोग हैं, 2,40,000। अब हम लोग से 3 में बोल रहा है अ सिटी विद द लोअर, वो लोअर होगा लोअर नंबर ऑफ फिल्म वॉचर। तो इसके लिए भी हम लोग सब कुछ निकाल चुके थे, अभी पीछे निकाले थे, सिर्फ क्यू का नहीं निकाले थे। तो एक क्यू का भी निकाल लो और देख लो इन चारों में सबसे लोअर कौन सा है, ये हम लोग का निकाला हुआ है डेटा। ओके, तो सबसे कम आ रहा है हम लोग का क्यू का, क्यू में सिर्फ 7,500 लोग ही एक मूवी को एक वीक में देखते हैं। उसके बाद है हमारा द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर इन विच सिटी, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें टी भी है, तो टी इसका आंसर होगा, ये पीछे निकाला हुआ है, जस्ट ऑप्शन चेंज किया है। इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और हम लोग को लगता है सेम टाइप का नहीं हो सकता, तो हम लोग उसमें दिमाग लगाने बैठ जाते हैं, बट वैसा ही आता है, ऑप्शन सिर्फ चेंज करके। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल फिल्म वॉचर in all 5 cities who see only one film in a week। मतलब टोटल नंबर बताओ पांचों सिटी का जो एक ही मूवी देखता है, मतलब 2 मूवी देखने वाले लोग, अगर कोई बोले 2 मूवी वाले लोगों का टोटल कितना है, तो हम लोग सिंपली इसको टोटल कर देंगे। तो एक मूवी देखने वाले लोगों का टोटल कितना है, ये कैसे करेंगे, तो ये हम लोग ऑलरेडी टोटल करके रखे थे, PQRST, पांचों सिटी का हम लोग टोटल निकाल के रखे थे, सिर्फ उसको टोटल कर देना है, तो सी हम लोग का आंसर आ जाएगा।